क्या आपने कभी सोचा है कि एक 10 साल का लड़का जो बोस्टन की गलियों में साबुन और मोमबत्तियां बेचते हुए समुद्र की लहरों का सपना देखता था, कैसे दुनिया का सबसे चतुर आविष्कारक, राजनयिक और स्वनिर्मित नायक बन गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही जिन्होंने बिजली को बोतल में कैद किया, अमेरिकी क्रांति को हवा दी और जीवन को त्रुटियों की किताब की तरह सुधारने का रहस्य सिखाया। उनकी आत्मकथा, जो 1771 से 1790 अधूरी ही रह गई, न सिर्फ एक जीवन कथा है, बल्कि सफलता, नैतिकता और उद्योगशीलता का जीवंत पाठ है। गरीबी से शिखर तक की यह साधारण कहानी, जहां हर गलती एक सबक बन जाती है, आपको प्रेरित करेगी, चाहे आप युवा हो या अनुभवी। आइए इस प्रेरणादायी सफर में गोता लगाएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा एक अधूरी संस्मरण है जो लगभग 2 दशकों 1771-1790 में 4 अलग अलग भागों में लिखी गई थी। ये मूल रूप से उनके पुत्र विलियम फ्रैंकलिन को संबोधित की गई थी, लेकिन बाद में व्यापक पाठकों के लिए अभिप्रेत हुई। फ्रैंकलिन अपनी प्रेरणा से शुरू करते हैं, परिवार की कहानियां साझा करने की इच्छा, आत्मचिंतन के माध्यम से थोड़ी घमंड को संतुष्ट करना और आत्म सुधार के व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करना। वे अपनी जिंदगी बोस्टन के एक मोमबत्ती बनाने वाले के 17 बच्चों में से 15वें के रूप में विनम्र जन्म से एक प्रसिद्ध राजनेता, आविष्कारक और नागरिक नेता बनने तक एक असामान्य यात्रा के रूप में देखते हैं, जो उद्योगशीलता, नैतिक सुधार और सार्वजनिक सेवा में दूसरों को निर्देशित कर सकती है। कार्य में आत्मशिक्षा, पढ़ाई और अनुकरण के माध्यम से त्रुटि और सुधार, जीवन की गलतियों को एराटा के रूप में देखना, जिन्हें संशोधित किया जा सकता है। घमंड और विनम्रता, स्व प्रशंसा को विनम्र पाठों से संतुलित करना, उद्योगशीलता, सफलता का मार्ग और सार्वजनिक परियोजनाएं, नागरिक भलाई के लिए सामूहिक संस्थाएं जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। फ्रैंकलिन अपनी उपलब्धियों को प्रोविडेंस, ईश्वरीय कृपा को देते हैं, जबकि व्यक्तिगत एजेंसी पर जोर देते हैं। संरचना इसकी रुकी हुई रचना को दर्शाती है। भाग 1 1771 उनकी युवावस्था को 1730 तक कवर करता है। भाग 2 1784 में प्रेरक पत्र और उनका नैतिक तंत्र शामिल है। भाग 3 1788 में मध्य जीवन की नागरिक और वैज्ञानिक गतिविधियां 1757 तक विस्तृत है। भाग 4 1757 की लंदन राजनयिक मिशन के साथ अचानक समाप्त होता है। कई विवरण अनुभवजन्य हैं, कथा को नैतिक चिंतनों के साथ मिश्रित करते हुए, और फ्रैंकलिन बाद की घटनाओं जैसे क्रांतिकारी युद्ध को छोड़ देते हैं ताकि प्रारंभिक वर्षों पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मकथा अमेरिकी साहित्य का एक कोना बन गई, स्वनिर्मित व्यक्ति और तर्क तथा सद्गुण के प्रबोधन आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई। भाग 1 प्रारंभिक जीवन और फिलाडेल्फिया में उदय 1706-1730। वंशावली और बोस्टन बचपन फ्रैंकलिन विलियम को अभिवादन के साथ शुरू करते हैं, जो 1771 में इंग्लैंड के ट्वाइफोर्ड से लिखा गया है। कार्य को निजी पारिवारिक इतिहास के रूप में फ्रेम करते हुए, जो युवाओं को किफायत और उद्योग के उदाहरणों से आकस्मिक लाभ पहुंचा सकता है। वे अपनी वंशावली को उत्तरहैमपटनशायर के एक्टन तक ट्रेस करते हैं, जहां फ्रैंकलिन परिवार ने 300 वर्षों से अधिक खेती की, अपना उपनाम मध्ययुगीन अर्थ फ्री होल्डर से अपनाया। एक चाचा के नोट्स का उपयोग करते हुए वे 5 पीढ़ियों के सबसे छोटे पुत्रों का विवरण देते हैं, अपने जन्म को भाग्यशाली कहते हुए उसके अवसरों के लिए। उनके परदादा ने रानी मैरी के कैथोलिक प्रवर्तकों से बाइबल छिपाई, प्रोटेस्टेंट लचीलापन को उजागर करते हुए। दादा थॉमस सीनियर के 4 पुत्र थे। थॉमस जूनियर एक सम्मानित स्क्राइवेनर जिनका जीवन फ्रैंकलिन के समानांतर था, जॉन एक आविष्कारशील रंगकार जो शॉर्ट हैंड और बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए एक एक्रोस्टिक बनाया, और जोसिया फ्रैंकलिन के पिता। जोसिया एक गैर अनुरूपवादी ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 1783 में बोस्टन की ओर प्रवास किया, 2 बार विवाह किया, पहले एनी चाइल्ड से 4 बच्चे और फिर अबिया फोल्जर से 10 और, जिसमें 1706 में बेंजामिन शामिल। अबिया प्रारंभिक बसने वाले पीटर फोल्जर, कॉटन माथर द्वारा प्रशंसित और असहिष्णुता के खिलाफ एक राजनीतिक कविता के लेखक की बेटी, प्यूरिटन ऊर्जा का प्रतीक थी, 85 वर्ष की आयु तक जीवित रही। जोसिया एक कुशल मैकेनिक, संगीतकार और सलाहकार,
ने अपने पुत्र व्यवसायों में प्रशिक्षित किया, लेकिन बेंजामिन के मंत्रालय में प्रवेश की कल्पना की। 8 वर्ष की आयु में फ्रैंकलिन ने व्याकरण स्कूल में संक्षिप्त रूप से भाग लिया, फिर जॉर्ज ब्राउनेल के तहत लेखन और अंकगणित में स्विच किया। पेनमैनशिप में उत्कृष्ट लेकिन गणित में संघर्ष किया। 10 वर्ष की आयु तक उन्होंने जोसिया के साबुन और मोमबत्ती की दुकान में सहायता की, कार्य से घृणा की और समुद्री यात्रा की कल्पना की। उन्होंने चुराई गई पत्थरों से एक घाट बनाने के लिए लड़कों को संगठित किया, उनकी पहली सार्वजनिक परियोजना। लेकिन जोसिया से सीखा कि कुछ भी उपयोगी नहीं जो ईमानदार न हो। जोसिया के पारिवारिक भोजन में बहस को बढ़ावा दिया, फ्रैंकलिन के व्यावहारिकता को तेज किया, प्रशिक्षुता, आत्मशिक्षा और साहित्यिक महत्वाकांक्षा। जोसिया ने बेंजामिन को 12 वर्ष की आयु में अपने भाई जेम्स फ्रैंकलिन के पास प्रशिक्षु के रूप में भेजा, जो बॉस्टन में न्यू इंग्लैंड कुरेंट नामक अखबार निकालते थे। यहीं से फ्रैंकलिन की लेखन यात्रा शुरू हुई। शुरुआती दिनों में उन्हें अपने भाई से बहुत कठोर व्यवहार झेलना पड़ा, डांट, अनुशासन और कभी-कभी मार भी। लेकिन इसी बीच उन्होंने गुप्त रूप से लेखन का अभ्यास शुरू किया। रात में मोमबत्ती की रोशनी में वे किताबें पढ़ते, शब्दों के अर्थ लिखते और अच्छे वाक्यों की नकल करते। वे कहते हैं कि यही उनकी असली शिक्षा थी, क्योंकि उन्होंने स्कूल तो केवल 2 वर्ष ही किया था। उन्हें स्पेकुलेटिव फ्री थिंकिंग में भी रुचि थी। उन्होंने लॉक, एडिसन और स्टील के लेख पढ़े और निबंध लिखने की कला सीखी। उन्होंने अपने भाई के समाचार पत्र में साइलेंस डू गुड नाम से 14 लेख छिपे नाम से भेजे। इन लेखों में उन्होंने समाज की बुराइयों, धार्मिक कट्टरता और पाखंड का मजाक उड़ाया। पाठकों को वे बहुत पसंद आए, लेकिन जेम्स को जब पता चला कि ये उसके छोटे भाई के लेख हैं, तो वह क्रोधित हुआ। इससे तंग आकर बेंजामिन ने 17 वर्ष की आयु में बॉस्टन छोड़ दिया और न्यूयॉर्क की ओर चल पड़े। उनके पास बहुत कम पैसा था, केवल $1 और कुछ सिक्के। वे नाव से फिलाडेल्फिया पहुंचे, जहां उनके पास केवल 3 पाई बचे थे। उन्होंने एक बेकरी से रोटी खरीदी और वह रोटी हाथ में लेकर गलियों से गुजरते हुए हंसते हुए फिलाडेल्फिया में प्रवेश किया। यह दृश्य बाद में उनका प्रतीक बन गया, एक गरीब पर मेहनती और आशावान युवक का प्रवेश एक नए जीवन में। फिलाडेल्फिया में शुरुआती संघर्ष और आत्मनिर्भरता। फिलाडेल्फिया पहुंचे। उस दिन बेंजामिन थके हुए, भूखे और बिल्कुल अजनबी थे। मैं एक गरीब लड़का, साफ सुथरे कपड़ों में, हाथ में। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। भाग 1। फिलाडेल्फिया में शुरुआती संघर्ष और आत्मनिर्भरता। फिलाडेल्फिया पहुंचे। उस दिन बेंजामिन थके हुए, भूखे और बिल्कुल अजनबी थे। मैं एक गरीब लड़का, साफ सुथरे कपड़ों में, हाथ में रोटियां लिए, मुख्य सड़क पर चलता हुआ अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वह एक स्थानीय प्रिंटिंग हाउस में पहुंचे, एंड्रयू ब्रैडफोर्ड के यहां, लेकिन वहां पहले से एक कामगार था। फिर उन्हें कीमर नामक दूसरे प्रिंटर ने काम पर रख लिया। जल्द ही वे अपनी मेहनत, समय पालन और साफ सुथरे व्यवहार से सबका ध्यान आकर्षित करने लगे। उन्होंने कहा, मैंने कभी शराब नहीं पी, इसलिए मैं दूसरों से ज्यादा काम कर पाता था। फिलाडेल्फिया में वे एक कमरे में रहते, सादा भोजन करते और हर पैसे को बचाते। उन्होंने लिखा है कि वे रात को देर तक अध्ययन करते और दिन में कड़ी मेहनत करते। धीरे धीरे वे स्थानीय समाज में पहचाने जाने लगे। 1724 में गवर्नर विलियम कीथ ने उनकी प्रतिभा को देखकर सुझाव दिया कि वे अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू करें। फ्रैंकलिन को यह विचार अच्छा लगा। कीथ ने वादा किया कि वे इंग्लैंड में उसके लिए उपकरण खरीदने के लिए एक सिफारिश पत्र देंगे। लेकिन जब फ्रैंकलिन इंग्लैंड पहुंचे तो पता चला कि वह पत्र झूठा था। कीथ ने केवल वादे किए थे, निभाया कुछ नहीं। इस धोखे ने फ्रैंकलिन को निराश किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इंग्लैंड में उन्होंने एक प्रिंटिंग हाउस में नौकरी कर ली और 1.5 वर्ष तक वहीं काम किया। वहां उन्होंने तकनीकी अनुभव के साथ साथ व्यावहारिक जीवन के शब्द भी सीखे। उन्होंने महसूस किया कि असली सम्मान किसी के वादों से नहीं, अपने श्रम से मिलता है। 1726 में वे फिलाडेल्फिया लौट आए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी छोटी सी प्रिंटिंग दुकान खोली और स्थानीय समाचार पत्र पेंसिल्वेनिया गैजेट शुरू किया। उन्होंने लिखा, सफलता का रहस्य ये नहीं कि भाग्य आपका साथ दे, बल्कि ये कि आप खुद अपने भाग्य के निर्माता बने।
भाग 2, नैतिक सुधार और आत्म विकास, 1784। फ्रैंकलिन ने यह भाग 1784 में इंग्लैंड के पासी से लिखा। इस समय वे एक प्रतिष्ठित राजनीतिक और वैज्ञानिक बन चुके थे, पर उनका उद्देश्य अब भी वही था, अपने जीवन से मिलने वाले नैतिक और व्यावहारिक पाठों को साझा करना। उन्होंने इस खंड में अपने नैतिक सुधार की योजना का विस्तार से वर्णन किया। स्वयं सुधार का विचार फ्रैंकलिन ने महसूस किया कि केवल बुद्धि और ज्ञान सफलता नहीं देते, मनुष्य को नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने चरित्र को सुधारने के लिए एक प्रणालीबद्ध योजना बनाई। उन्होंने 13 सद्गुणों वर्च्यूज की एक सूची तैयार की और कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन्हें अभ्यास में लाए तो वह नैतिक पूर्णता के बहुत करीब पहुंच सकता है। 13 सद्गुण: संयम, भोजन में अधिकता नहीं, पेय में नशा नहीं, मौन, वही बोलो जिससे तुम या दूसरों को लाभ हो, व्यवस्था, हर चीज का एक स्थान, हर कार्य का समय, दृढ़ता, जो करने का निश्चय करो उसे पूरा करो, मितव्ययिता, जो खर्च करो वह दूसरों या स्वयं के भले के लिए हो, उद्योगशीलता, समय व्यर्थ न करो, हमेशा कुछ उपयोगी करो, ईमानदारी, छल या धोखा मत दो, सच्चा बोलो, न्याय, किसी को चोट मत पहुंचाओ, न गाड़ी से न शब्द से, संयम, अतिशयता या अत्यधिक विरोध से बचो, स्वच्छता, शरीर, वस्त्र और निवास स्थान को स्वच्छ रखो, शांति, छोटी बातों या अनिवार्य घटनाओं से विचलित मत हो, पवित्रता, केवल स्वास्थ्य या संतान के लिए यौन संबंध, अन्यथा आत्मा या शरीर को हानि न दो, विनम्रता, यीशु और सुकरात का अनुकरण करो। फ्रैंकलिन हर सप्ताह एक सद्गुण पर ध्यान केंद्रित करते थे और बाकी पर सामान्य अभ्यास करते थे। उन्होंने एक 13 सप्ताही चक्र बनाया ताकि साल में 4 बार यह क्रम पूरा हो सके। वे अपनी छोटी पुस्तिका में रोज अंक लगाते थे, जहां प्रत्येक सद्गुण के सामने त्रुटि का निशान बनाते थे। उनका उद्देश्य एक साफ पृष्ठ रखना था, अर्थात बिना त्रुटि वाला जीवन। सुधार की कठिनाई उन्होंने माना कि पूर्णता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन इस अभ्यास ने उन्हें पहले से बेहतर बनाया। उन्होंने लिखा, ओपन कोट, मैंने कभी पूर्णता प्राप्त नहीं की, परंतु मैं पहले से अधिक सुखी और नैतिक अवश्य हुआ। क्लोज कोट। उनकी ये 13 सद्गुण योजना बाद में अमेरिकी आत्म सुधार दर्शन का प्रतीक बन गई। धार्मिक दृष्टिकोण फ्रैंकलिन ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी विशेष धर्म का पालन नहीं, बल्कि नैतिक धर्म का अभ्यास है। वे ईश्वर को मानते थे, पर मतवादों में उलझना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, ओपन कोट, सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को अच्छा बनाता है और दूसरों के लिए उपयोगी बनाता है। क्लोज कोट। भाग 3, सार्वजनिक जीवन, आविष्कार और नागरिक सेवाएं, 1728-1757। फ्रैंकलिन ने यह भाग 1788 में लिखा, जब वे पेरिस में अमेरिकी राजदूत के रूप में थे। इसमें उन्होंने अपने मध्य जीवन, नागरिक कार्यों, आविष्कारों और समाज सेवा का विस्तृत विवरण दिया है। फिलाडेल्फिया में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत फिलाडेल्फिया लौटने के बाद फ्रैंकलिन ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और कुछ ही वर्षों में शहर के प्रमुख मुद्रक बन गए। उन्होंने पेंसिल्वेनिया गजेट नामक अखबार शुरू किया, जो अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में गिना गया। इसके अलावा उन्होंने पुअर रिचर्ड्स अल्मनैक नामक वार्षिक पत्रिका भी निकाली, जो 25 वर्षों तक प्रकाशित हुई और उसमें व्यावहारिक ज्ञान, सूक्तियां और नैतिक सलाह भरी रहती थी। समय ही धन है और ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, जैसे वाक्य इसी में लिखे गए थे। सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना फ्रैंकलिन ने नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने जुल्टो क्लब नाम के एक बौद्धिक समूह बनाया, जहां युवा नागरिक हर सप्ताह एकत्र होकर समाज सुधार, नैतिकता और ज्ञान पर चर्चा करते थे। इसी क्लब से आगे चलकर कई सार्वजनिक परियोजनाओं की शुरुआत हुई। उन्होंने अमेरिका का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय, लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया स्थापित किया, शहर की पहली फायर ब्रिगेड और बीमा संस्था बनाई। उन्होंने सड़क, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के सुधार के लिए भी कार्य किया। आगे चलकर उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद की, जो आज अमेरिका की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में से एक है। उनकी नीति सरल थी, ओपन कोट, जब कोई काम सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक हो और सरकार धीमी हो तो नागरिक स्वयं आगे बढ़े, क्लोज कोट।
वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार फ्रैंकलिन का मस्तिष्क केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे प्राकृतिक विज्ञान के भी उत्साही विद्यार्थी थे। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था बिजली और पतंग का प्रयोग। उन्होंने साबित किया कि बिजली और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी एक ही शक्ति है। इसके लिए उन्होंने तूफान के दौरान एक पतंग उड़ाई जिसकी डोरी में एक धातु की चाबी बंधी थी। जब उसमें विद्युत प्रवाह हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि बादलों की बिजली पृथ्वी की विद्युत के समान है। इस खोज के परिणाम स्वरूप उन्होंने बिजली रोधी छड़ लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया, जिससे भवनों को बिजली गिरने से सुरक्षा मिली। इसके अलावा उन्होंने द्विफोक्स वाले चश्मे लोंसेस, फ्रैंकलिन स्टोव, एक ऊर्जा संरक्षक चूल्हा और नई डाक व्यवस्था का भी निर्माण किया। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव फ्रैंकलिन का प्रभाव केवल आविष्कारों तक सीमित नहीं रहा। वे पेंसिल्वेनिया की विधानसभा के सदस्य बने और आगे चलकर अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजे गए। वहां उन्होंने उपनिवेशों के अधिकारों की रक्षा की और ब्रिटिश नीति की अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था का विरोध किया। उनकी कुशल कूटनीति ने आगे जाकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भाग 4, राजनीतिक जीवन और आत्मकथा का समापन 1757-1790। फ्रैंकलिन ने यह भाग 1790 में लिखा, परंतु इसे पूरा नहीं कर सके। इस भाग में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों, विशेष रूप से उनके राजनीतिक कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और आत्मचिंतन का उल्लेख किया है। इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व 1775। फ्रैंकलिन को 1757 में अमेरिका के उपनिवेशों का प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड भेजा गया। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से उपनिवेशों के अधिकारों की रक्षा करना और अन्यायपूर्ण करों का विरोध करना। उन्होंने वहां 8 वर्षों तक निवास किया और ब्रिटिश संसद, लेखकों और वैज्ञानिकों के बीच सम्मान प्राप्त किया। वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और उनकी वैज्ञानिक ख्याति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। किंतु समय के साथ ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों ने उन्हें निराश किया। स्टैंप एक्ट और टाउनशेंड एक्ट जैसे कर कानूनों ने अमेरिका में असंतोष बढ़ा दिया। फ्रैंकलिन ने कई बार सुलह का प्रयास किया, पर जब ब्रिटेन ने समझौते की कोई इच्छा नहीं दिखाई तो वे धीरे धीरे स्वतंत्रता के पक्षधर बन गए। उन्होंने लिखा, ओपन कोट, जब तर्क असफल होता है तो स्वतंत्रता का जन्म होता है, क्लोज कोट। अमेरिकी क्रांति और फ्रांस में दूतावास 1776-1785। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के तुरंत बाद फ्रैंकलिन को 1776 में फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने अमेरिकी पक्ष के लिए समर्थन जुटाया। उनकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और आकर्षक व्यक्तित्व ने फ्रांसीसी दरबार को प्रभावित किया। उन्होंने फ्रांस से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त की, जिसने अमेरिकी क्रांति की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई। 1783 में उन्होंने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त किया। इस संधि से अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता मिली। फ्रैंकलिन उस समय 70 वर्ष से अधिक आयु के थे, परंतु उनका कार्य और बुद्धि अब भी असीम थी। उन्होंने फ्रांस में अमेरिकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और विज्ञान तथा कूटनीति के बीच सेतु का कार्य किया। अंतिम वर्ष और चिंतन 1785-1790। फ्रैंकलिन 1785 में अमेरिका लौटे और पेंसिल्वेनिया की विधानसभा में अध्यक्ष बने। उन्होंने संविधान सभा 1787 में भी भाग लिया, जहां उन्होंने बुजुर्ग नेता के रूप में अपने अनुभव और संयम से सबको प्रभावित किया। यद्यपि वे अधिक बोल नहीं सकते थे, पर उनके शब्दों में गहरी सच्चाई थी। ओपन कोट, मैंने इतना लंबा जीवन जिया है कि अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि ईश्वर इतिहास की दिशा तय करता है, क्लोज कोट। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष फिलाडेल्फिया में बिताए, लेखन, परोपकार और आत्मचिंतन में लीन रहकर। 1790 में जब उन्होंने इस आत्मकथा का लेखन छोड़ा तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्होंने न केवल अपने जीवन का, बल्कि एक सुनिर्मित व्यक्ति के आदर्श का भी खाका खींच दिया था। फ्रैंकलिन का निधन 1790 में हुआ, पर उनकी आत्मकथा अधूरी रहकर भी अमर बन गई। उपसंहार बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक युग का दर्पण है, जहां विज्ञान, नैतिकता और स्वतंत्रता तीनों एक साथ चल रहे थे। यह उस व्यक्ति की गाथा है जिसने बिना औपचारिक शिक्षा के ज्ञान अर्जित किया,
बिना धन के संपन्नता प्राप्त की और बिना सत्ता के भी लोगों का नेता बन गया। उन्होंने सिद्ध किया कि ओपन कोट ईमानदारी, परिश्रम और आत्म सुधार से मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। क्लोज कोट।